हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को देखने वाले हैं और प्रतिबिंब की क्या आकार और आकृति हो सकती है, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रतिबिंब होता है वो वस्तु और दर्पण से दूरी पर निर्भर करता है, यानी दर्पण से हमारी वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है इस पर वो निर्भर करता है। और इस तरीके से प्रतिबिंब की जो स्थितियाँ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी स्थितियाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले स्थिति को हम डिस्कस करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, यानी वस्तु हमारी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित होती है, तो उस कंडीशन में हमको किस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति देखने को मिलती है। तो सामने आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ए बी हमारी एक वस्तु है जो कि अनंत पर स्थित है और सामने हमारा M1 M2 एक अवतल दर्पण रखा हुआ है। तो अनंत वस्तु जो है उससे दो प्रकाश की किरणें आ रही हैं। पहली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जा रही है जो उसी मार्ग में विपरीत हो जाती है, और दूसरी मुख्य फोकस से होकर जा रही है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम दो नियमों का पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप दो नियम आपके पालन हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काट रही हैं, वहीं पर हमारा ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल टर्म इस तरीके से बनते हैं कि जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है तथा दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। आपको ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि जब भी वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होगी तो उसके जरिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के फोकस पर बनता है। तो ये हमारी होती है पहली स्थिति। आप वीडियो को पॉज करके इसके डायग्राम को ड्रॉ करके और जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट को, जो कि हमारी होती है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो ये डायग्राम आप इस तरीके से सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वस्तु जो हमारी ए बी है वो अब वक्रता केंद्र कैपिटल सी और अनंत जो कि आगे बिंदु होगा उन दोनों के बीच में रखा हुआ है। तब उस कंडीशन में भी देखिए, उस वस्तु के ए बिंदु से दो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। एक दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर थी, और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। और ये दोनों जो किरणें हैं वो एक ए डैश पॉइंट पर कट करती हैं और ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस स्थिति के लिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तब जो हमारा प्रतिबिंब रहता है वो भी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा होता है तथा दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। आप डायग्राम में स्पष्ट देख रहे हैं कि हमारे जो वक्रता केंद्र कैपिटल सी है और फोकस कैपिटल एफ है, इन दोनों के बीच में हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो कि वस्तु ए बी का बनता है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन ये होती है कि जब हमारा वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। अभी तक हमने देखा कि वो अनंत पर था और वक्रता केंद्र अनंत के बीच में था। अब हमने क्या देखा है कि अब जो वस्तु हमारी वो किस पर आ जाएगी, वक्रता केंद्र पर आ जाएगी। तब उस कंडीशन में भी यहाँ से आप फिगर में देख रहे हैं कि दो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। दोनों क्या हो रही हैं कि एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है और दूसरी उसके फोकस से होकर जा रही है। ये तो हमारे पास जनरल नियम है, उसी का हम यहाँ पर बार बार यूज़ करेंगे। तो जो हमारी ए बी वस्तु है वो क्या कर रही है, उसके ए बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाके मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दूसरी क्या हो रही है कि उसके मुख्य फोकस से होकर जा रही है जो कि कहाँ से हो जाएगी, उसके समांतर चली जाएगी। हमने तीन नियम पढ़े थे, तीन में से यहाँ पर दो नियम का पालन हो रहा है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है जो कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी जो है वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, इसलिए वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। और ये जो दोनों हमारे किरणें हैं प्रकाश की, ये ए डैश पर कट कर रही हैं और ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो अब यहाँ पर फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब हमारा किस तरीके से बना है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो भी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। और ये जो वस्तु है हमारा वो दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही हमको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमारी थर्ड कंडीशन हो जाती है जो कि तीसरी स्थिति में हमको देखने के लिए मिलता है। वक्रता केंद्र पर जो भी हमारी वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन अपनी डिस्कस करते हैं जो कि हमारी होगी चौथी स्थिति। तो चौथी स्थिति में क्या हो जाएगा, वस्तु जो हमारी रहेगी वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होगी। तो इस कंडीशन में आप सामने डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर
जा रही है, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, जिसकी वजह से वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। तो इस तरीके से वस्तु के ए बिंदु से जो दोनों प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो आपको ए डैश बिंदु पर काटते हुए दिखाई दे रही हैं, और वहाँ पर आपका प्रतिबिंब जो है वो ई डैश बी डैश बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्राप्त होता है। तो ये इसकी छोटी सी थ्योरी हो जाती है जिसको हम यहाँ पे कंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो 5th पॉइंट रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो वस्तु है वो मुख्य फोकस पर स्थित है। तो आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जब आपकी वस्तु जो है वो मुख्य फोकस पर स्थित होती है तब उस कंडीशन में क्या होता है, एक प्रकाश की किरण निकलकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर बिल्कुल सीधे आगे चली जाती हैं और इस तरीके से ये किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं और इनका प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेकिन जो दोनों प्रकार से किरणें आगे की तरफ जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर मिलती हैं और जो हमारा प्रतिबिंब रहता है वो अनंत पर बनता है। तो इसीलिए जब इस तरीके से स्थिति हमको देखने के लिए मिलती है कि वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर रखी हुई रहती है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो प्रतिबिंब रहता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये जो है अनंत पर बनता है। तो ये हमारी हो जाती है 5th कंडीशन, जिसमें हमको पता चलता है कि मुख्य फोकस पर स्थित जो वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। तो जो पहला पॉइंट आपने देखा था कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, तो ये उसी का रेसिप्रोकल रहता है, उसी का अपोजिट रहता है कि जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा। अब नेक्स्ट 6th कंडीशन हमारी ये है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी रहती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को मिल रहा है कि जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हुई है तब जो वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो एक तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, अनंत पर जाती हुई मिलती हैं। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों प्रकार की किरणों को आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि यह जो प्रतिबिंब बना रही हैं वो बनाती हैं दर्पण के दूसरी साइड पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो वहाँ से आप उस चीज़ को डेफिनेशन को चेक कर सकते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर लगाने पर हमें पता चल जाता है कि जब हमारा जो वस्तु है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ रहता है तब उससे हमको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी होता है लेकिन वो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अभी तक बाकी कंडीशन में हमने देखा था कि हमें जो प्रतिबिंब मिला था वो उल्टा मिला था, लेकिन अवतल दर्पण की इस वाली स्थिति में हमें जो प्रतिबिंब रहता है वो सीधा मिलता है लेकिन प्रतिबिंब आभासी मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के सारे कंडीशन को देख लिया है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।